हाँ जी, ये जो वैल्यू निकाली थी अपन ने इक्वेशन 14 निकाली थी, ठीक है। कैसे निकाली? इक्वेशन 13 का अपन ने प्रसामान्यीकरण कर दिया और कहाँ से कहाँ तक लिमिट यूज कर दी, 0 से a तक, ठीक है। तो 0 से a तक लेके अपन ने इक्वेशन 13 का प्रसामान्यीकरण कर दिया, इक्वल 1 यानी कि प्रसामान्यीकरण की शर्त होती है, ठीक है। अक्स की वैल्यू अपन ने लिख दी, साइन स्क्वायर को अपन इस रूप में भी लिख सकते हैं, वहाँ पे लिख के उसका डिफरेंशिएशन करके a इक्वल क्या निकाल लिया, √2/a। अब ये अपन इक्वेशन कौन से में पुट कर देंगे, 13 में। 13 किसकी वैल्यू थी, अक्स की वैल्यू। अपने को वैल्यू किसकी निकालनी थी, ओनली अक्स की निकालनी थी, बिल्कुल। तो इसी प्रकार से जैसे अपन ने इक्वेशन अक्स की वैल्यू निकाली है, वैसे ही अपन किसकी निकाल लेंगे, वाई और जेड की निकाल लेंगे, ठीक है। पर एक चेंज होगा उनके अंदर, देखना क्या, y इक्वल 2, a थोड़ी आएगा, y के लिए कौन सी है, b है, बिल्कुल है। तो साइन, हाँ जी, के वाई वाई, यही होगा, ठीक है। अब चूंकि के वाई इक्वल क्या मानोगे आप, के वाई इक्वल n/π/b, यही चेंज होगा और आप लोग यही गलती करके आओगे। क्या करोगे, ये वाला साइन के वाई इक्वल क्या मानोगे, n/2π/b, तो y इक्वल क्या आ जाएगा, √2/b साइन n/2π/b, ठीक है। इसी तरीके से z की निकाल लो, 2/c साइन n3π/c, इसको 16 दे दो और इसको 17 दे दो। क्लियर है भाई यहाँ तक सबको, ठीक है जी। देखो जी, अभी तक तो ये इसका डेरिवेशन और भी बड़ा है, कितना बड़ा डेरिवेशन है इसका, निकाल ली वैल्यू। अब क्या करेंगे अपन, तरंग साई अक्ष वाई जेड का मान जो है वो निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तरंग अक्ष वाई जेड जो है वो कैसे प्रदर्शित करते हैं, अक्ष वाई और जेड करते हैं। अब 15, 16, 17 से मान रख दो यहाँ पे, देखते हैं फिर क्या आता है। तो साई अक्ष y2 साई अक्ष yz इक्वल, अक्ष की वैल्यू क्या आई, √2/a साइन n1π/a प्लस y की वैल्यू कितनी आई, √2b साइन k1, अच्छा n2π/b। इसको हटा दो भाई नीचे से, सॉरी ऊपर से, प्लस जेड की वैल्यू क्या है, 2/c साइन, फंक्शन का मान चाहिए ना अपने को, उसी के बाद तो अपन आइगन मान और आइगन फलन निकालेंगे, बिल्कुल। तो अक्स वाई जेड तो निकाल लिया, अब अपन ने फंक्शन के इक्वल में ये रख दिया। अब निकाल लेंगे, देखो अपन फंक्शन आ जाएगा अपना, निकल गया। इसको इक्वेशन दे दो 18, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, समीकरण 18 जो है वो त्रिविमीय बॉक्स का आइगन फलन है। क्या हो गया, समीकरण 18 जो है वो क्या है, त्रिविमीय बॉक्स का आइगन फलन है, जो समुच्चय n1, n2, n3 के अलग अलग मानों के लिए अलग अलग होगा। क्लियर है। यदि बॉक्स की सभी भुजाओं की लंबाई समान हो जाए, यदि बॉक्स की सभी भुजाओं की लंबाई समान हो जाए, कहने का मतलब a इक्वल b इक्वल c, तो a इक्वल b इक्वल c, समान कर दो सबको,
जहाँ पे ए है, बी है वहाँ पे भी ए कर दो, और जहाँ पे सी है वहाँ पे भी ए कर दो। तो फिर क्या आ जाएगा, साई अक्ष वाई जेड इक्वल √2/a साइन n1 π/a और साइन, अरे ये प्लस क्यों आएगा, प्लस तो मैंने बीच में लगाया ही नहीं था, 2/a साइन n2 π/a और √2/a n3 π/a। इसका इक्वेशन नंबर दे दो 19। क्लियर है? हाँ जी, ये अपन ने क्या निकाल लिया, ऊर्जा आइगन फलन निकाल लिया। ठीक है, ऐसे ही अपन निकालेंगे ऊर्जा आइगन मान। आ जाओ निकाल लेते हैं। आइगन फलन से संबंधित ऊर्जा आइगन मान ज्ञात करके उनकी अपभ्रष्टता और अनअपभ्रष्टता की जानकारी ली जाती है फ्रॉम इक्वेशन 7। कहाँ से स्टार्ट करोगे भाई, फ्रॉम इक्वेशन 7। ग्राफ बनाएंगे इसका, देखो अभी अपन फ्रॉम इक्वेशन 7। इक्वेशन 7 क्या थी भाई अपने पास, के स्क्वायर इक्वल के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, यही थी, बिल्कुल यही थी। तो के स्क्वायर आप लोग जानते हो 2me/h स्क्वायर, यही होता है, यही होता है। तो यहाँ पे पुट कर दो 2me/h स्क्वायर इक्वल के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करोगे, के एक्स इक्वल क्या निकाला था आप लोगों ने, n1 π/a, के वाई इक्वल क्या निकाला था, n2 π/b, के जेड इक्वल टू क्या निकाला था, n3 π/c। यही निकाला था, बिल्कुल यही निकाला था, वैल्यू रख दो सबको। तो 2me/h स्क्वायर इक्वल n1 का स्क्वायर पाई का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। आ गया भाई? ठीक है, अब क्या कर देंगे अपन यहाँ पे, E इक्वल, E की वैल्यू चाहिए मेरे को इससे, क्यों, ऊर्जा आइगन मान, एनर्जी आइगन वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए E चाहिए। तो क्या आ जाएगा, h स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2m। यहाँ क्या बच गया अपना, n1 स्क्वायर, पाई स्क्वायर को बाहर निकाल लिया भाई, n1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? इसका इक्वेशन नंबर बोल दो 20। यदि बॉक्स के लिए a इक्वल b इक्वल c हो तो समीकरण 20 में a इक्वल b इक्वल c रखने पर वो ही सेम वाली कंडीशन, जहाँ पे भी b c है वहाँ पे भी a a रख दो। ठीक है, तो अगर a a रखोगे तो यहाँ से a स्क्वायर को कॉमन ले ले, पहले ही h स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर, तो बच क्या गया अपने पास, n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर, यही बच्चा। इसको इक्वेशन दे दो 21। ओके, देखो इसका मतलब डेरिवेशन बड़े हैं, कैलकुलेशन टफ नहीं है, इसकी कैलकुलेशन बहुत इजी है, पर हाँ डेरिवेशन काफ़ी लेंथी है इनकी। ठीक है, E1 इक्वल माना E1 इक्वल h स्क्वायर पाई स्क्वायर 2m
ए स्क्वायर, तो पुट कर दो वहाँ पे, क्या आ जाएगा E इक्वल E1 और ये N1 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर प्लस N3 स्क्वायर, इसको इक्वेशन बोल दो 22। ये अपना क्या आ गया, ऊर्जा आइगन मान आ गया। ठीक है, क्लियर है भाई यहाँ तक सबको। अब देखो अपन आगे क्या निकालेंगे, अपभ्रष्टता या अनअपभ्रष्टता की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्या निकालेंगे, अपभ्रष्टता और अनअपभ्रष्टता निकालेंगे। देखो अच्छा सा टॉपिक है, एकदम शानदार। देखो जी, क्या निकालेंगे, ऊर्जा स्तरों की अपभ्रष्टता। ऊर्जा स्तरों की अपभ्रष्टता, अपन फॉर्मूले देख लेते हैं। देखो इसके समीकरण 22 जो था उससे प्राप्त ऊर्जा आइगन मान समुच्चय N1 N2 N3 पर निर्भर करता है। इस अवस्था में ऊर्जा के एक मान के लिए समुच्चय N1 N2 N3 कि जितने अलग अलग मान होंगे उनकी संख्या को अपन अपभ्रष्टता की कोटि कहते हैं। ठीक है, फॉर्मूला लिखाऊंगी, उसके अंदर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो पहले अपन ले लेते हैं समुच्चय N1 N2 N3। ठीक है, हाँ जी, फिर अपन ले लेते हैं E इक्वल E1 N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर प्लस N3 स्क्वायर। ओके, फिर अपन ले लेते हैं यहाँ पे G। अब N1 N2 N3 तो यहाँ पे क्या है, समुच्चय है। ठीक है, पर निर्भर करता है किस पर, इस पर निर्भर करता है वो। ठीक है, एक मान के लिए समुच्चय N1 N2 N3 के जितने मान अलग अलग होंगे ना, इन सब के, ठीक है, जितने मान अलग अलग होंगे उनकी संख्या को अपभ्रष्टता की कोटि कहा जाता है। जी, जी क्या है यहाँ पर, अपभ्रष्टता की कोटि है। ठीक है, मानो अपन ने यहाँ पे समुच्चय लिया कोई 1 1 1। ठीक है, अब इस 1 1 को आप कितने रूप में लिख सकते हो भाई, इस 1 1 को आप कितने रूप में लिख सकते हो। समुच्चय कितने हो गए यहाँ पे, 3 हो गए। कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, समुच्चय कितने हुए यहाँ पे, 3 हो गए। क्लियर है। अब यहाँ पे इस 1 1 को कितने बार लिख सकते हो, ओनली एक बार लिख सकते हैं। एक बार लिख सकते हो, तो अपभ्रष्टता की कोटि यहाँ पे कितनी हो गई, 1 हो गई। ये लो हो गई। अब क्या करेंगे, अपन ले लेते हैं 1 1 2। ठीक है, अपन लेते हैं 1 1 2। इसको देखते हैं फिर कितने रूपों में अपन लिख सकते हैं। ठीक है, कितने रूपों में लिख सकते हैं, देखो 1 1, मान लो ये ले लिया अपन ने, इसको कैसे लिखोगे, एक तो इसका रूप 1 2 1 भी लिख सकते हो, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और एक इसका रूप 2 1 1 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे E इक्वल कितना आ गया, देखो कैसे रखोगे, ध्यान से सुनो। ये आपने कोई समुच्चय ले लिया 1 1 1। ठीक है, अब यहाँ पे N1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 का स्क्वायर 1। N2 की वैल्यू कितनी है, 2, N2 का 1 का स्क्वायर 1। N3 की वैल्यू कितनी है, 1, 1 का स्क्वायर 1 1 1 1, 3 हो गए। यहाँ पे लिख दिया। इसी तरीके से अब यहाँ पे E1 क्या लिखा कि 1 1 1 को बस अपन एक ही रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो अपन ने दूसरा लिया 1 1 2। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, दूसरा भी 1 है, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तीसरा 2, N3 की जगह 2 का स्क्वायर 4, तो 4 4 5 6, तो
तो इसको कितने रूप में लिख सकते हैं, यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ठीक है, 6 E1। अपभ्रष्टता की कोटि कितनी हो गई, कितने रूप में लिख सकते हैं, 3 रूप में, 1 2 3, 3 रूप से। इस वाले इक्वेशन को आप 3 रूप से ज़्यादा लिख ही नहीं सकते हो, किसी भी कंडीशन में नहीं लिख सकते हो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3। क्लियर है। अब अपन नेक्स्ट लेते हैं, जैसे कि 1 2 2, 1 2 2, यहाँ पे रखो 1 2 2 को, कितना आ जाएगा, वही 6 आएगा। कितना आएगा, 6 कैसे आएगा, 9 आएगा, ठीक है, 9 E1। अब इसको कितने रूप में लिख सकते हैं, 2 1 2, 1 2 2 1, इससे ज़्यादा इसको नहीं लिख सकते। एक चीज़ और, अब यहाँ पे आप लोग जो ये ई निकाल रहे हो ना, यानी कि 3 के बाद 6 ही आना चाहिए। 3 और 6 के बीच में कोई कोटि होती ही नहीं है। 3 और 6 के बीच में कोई समुच्चय ऐसा है ही नहीं जो बीच में आ जाए, बिल्कुल भी नहीं है। अब 6 और 9 के बीच में भी ऐसी कोई संख्या नहीं जो आप समुच्चय बना के लिख सकते हो, नहीं है। तो सीक्वेंस वाइज चलना, ये ना हो कि आप 9 के बाद 12 पे चले गए, 12 से पहले कोई समुच्चय ही नहीं है, पता चले कि हाँ है, तो आप लोग ये गलत कर रहे हो फिर। क्लियर है। तो यहाँ पे कितने समुच्चय बने, 3। क्लियर है। अब देखो, अब अपन रखते हैं यहाँ पे 2 2 2 2 2 2, तो 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, तो कितना हो जाएंगे, 4 4 8 12 हो गए। तो देखो, क्या 12 से पहले कोई और बनता है, देखते हैं। इससे पहले देखते हैं 3 1 1 का, 3 1 1, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 11 हो गई। अरे ये तो बन रहा है पहले, तो पहले क्या रखोगे, 2 2 2 2 से 3 1 1 रखो, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 11 E1। ठीक है, तो इसको 3 रूप में लिख सकते हैं, 1 3 1 और 1 1 3। इसकी कोटि कितनी हो गई, 3 हो गई। इसी तरीके से अब अपन 2 2 को लिखते हैं, 2 2 2, बस एक ही तरीके से लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा, 12 E1। अपभ्रष्टता की कोटि 1। क्लियर है। चलो ऐसे ही अपन लिखते हैं 1 2 3, 1 2 3। पहले यहाँ पे रख के देखो कितना आएगा, 14 E1। ये लो जी। अब इसको कितने रूप में लिख सकते हैं अपन, 2 3 1, और कैसे लिख सकते हैं, 3 1 2। कितने हो गई अपभ्रष्टता की कोटि, 3 हो गई। ऐसे ही अपन एक और ले लेते हैं, क्या, 1 3 2। अच्छा जी, इसको और भी लिख सकते हैं। देखो कैसे, इस एक को यूं का यूं रख दो, और 3 को पहले ले जाओ, 2 को बाद में ले जाओ, बिल्कुल। 2 को यूं का यूं रख दो, 1 को पहले ले जाओ, 3 को बाद में कर दो, बिल्कुल। 3 को पहले रख दो, 2 को पहले रख दो, और 1 को बाहर ले जाओ। इसकी अपभ्रष्टता की कोटि कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक है, देखो सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं ना, 3 6 9 11 12 14। ओके, अब देखो, अब अपन इसका एक ग्राफ बना लेते हैं ऐसे यहाँ पे। ठीक है, देखो ये कितना है, 3 E1। ओके जी, बाद में किसके लिए निकाला, 6 E1। ठीक है जी, फिर किसके लिए निकाला, 9 E1 निकाल लिया। 9 E1 के बाद किसके लिए निकाला, 11 E1। 11 के बाद किसका निकाला, अच्छा ये 11, ये कितना है, 12 E1। 12 के बाद में कितना निकाला, 14। ठीक है, तो इसका ऐसे ग्राफ बन जाएगा। 3 E1 के ऊपर कितना आया अपना, 1। अपभ्रष्टता की कोटि कितनी है, 1। और 6 E1 पर अपभ्रष्टता की कोटि कितनी है, 3। क्लियर है। 9 E1 पर अपभ्रष्टता की कोटि कितनी है, 3, लिख दो। 11 E1 पर 3, 12 E1 पर 1, 14 E1 पर 6। तो इस तरीके से करके अपन क्या कर देंगे, इसका कुछ ही ग्राफ बना देंगे।
क्लियर है भाई यहाँ तक? ये अपनी हुई त्रिविमीय बॉक्स में मूल ऊर्जा स्तर सदैव क्या रहती है, अनअपभ्रष्ट होगा। क्लियर है? आज का टॉपिक अपना यही खत्म होता है। कल अपन एक नए टॉपिक के साथ क्लास में एंट्री करेंगे, नए टॉपिक पढ़ाएंगे। क्लियर है? ठीक है जी, थैंक यू।